फ्री टू मूव है उसको हम सैंपल में से माइनस कर देते हैं. सो दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज डिग्री ऑफ फ्रीडम. इसके बारे में मैंने आगे भी आपसे बात की थी, बट फॉर योर रेफरेंस, degree of freedom is a concept. In case of sample, we have different sample observation, but one value, which is the last value or the extreme value, which is not free to move, we deduct that value from n, from number of observation, and that is called as degree of freedom. तो यहाँ पे जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो टी टेबल में से हम उसकी वैल्यू को कलेक्ट करेंगे. तो अगर लेट अस सपोज तुम्हारी n की वैल्यू 5 है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका 4 होगा, और 4 के आगे आप इस वैल्यू को चेक करोगे. अल्फा बाय 2 का मतलब है टू टेल टेस्ट, और अल्फा का मतलब है सिंगल टेल टेस्ट, और अल्फा बाय 2 5% का मतलब है 0.025 अल्फा बाय 2, और अल्फा का मतलब 0.05. तो जब आप टी टेबल देखोगे तो आपको ये पता लगेगा कि आपकी जो टी वैल्यूज हैं उसके साथ 0.10, 0.05, 0.025 ऐसे लिखा हुआ है. गॉट इट? तो इसमें से आपने वैल्यू चेक करनी है. जैसे इस केस में ये समझाया गया है कि आपका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 2 है, और 2 के सामने आप अल्फा आपने कितना लिया है, आपने अल्फा 10% लिया है. तो 10% होने के कारण दिस अल्फा इज 0.10, और क्योंकि ये टू टेल टेस्ट है तो इट इज अल्फा बाय 2, सो 0.1 डिवाइडेड बाय 2 इट इज 0.05. तो 0.05 ये वाली वैल्यू आप चेक करोगे, ना कि ये. स्टूडेंट्स गलती इस चीज की कर देते हैं कि अल्फा 10% है तो t.10 हम चेक कर लेते हैं. वो नहीं आपने चेक करना, आपने t.05 चेक करना है, और 2 के सामने आपकी टेबुलेटेड वैल्यू है 2.92. तो क्रिटिकल वैल्यू आपकी ये हो गई, और t कैलकुलेटेड वैल्यू आप कंपेयर करोगे, और अगर एब्सोल्यूट वैल्यू t कैलकुलेट इज लेस देन t टेबुलेटेड वैल्यू, डू नॉट रिजेक्ट h0. ये आगे भी रूल आपको मैंने Z में समझाया था कि आप एब्सोल्यूट वैल्यू ले लो, और अगर ये वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू आपकी टेबुलेटेड वैल्यू से कम है तो डू नॉट रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस. इज इट फाइन? ये कॉन्सेप्ट आपको समझ लगा? सर एक बार और बता दो सर. किस चीज को बेटा? सर मेरा थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ था तो मेरे को समझ नहीं आया ये टेबल किस चीज़ का है सर. बच्चे हमने अपना ऑडियो बंद कर दो. we started with unknown standard deviation. unknown standard deviation का मतलब है कि population standard deviation given नहीं है, sample standard deviation given है, और हमारा sample size less than 30 है. तो इस केस में हम Z टेस्ट नहीं यूज करेंगे, हम T टेस्ट यूज करेंगे, और T टेस्ट का फॉर्मूला हमारा सेम है, x बार माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड एविएशन. फर्क सिर्फ इतना है कि Z में हम पॉपुलेशन स्टैंडर्ड एविएशन यूज कर रहे थे, यहाँ पे हम सैंपल स्टैंडर्ड एविएशन यूज कर रहे हैं. और Z के केस में हमारे पास Z की वैल्यू स्टैंडर्ड थी 1.96 थी. हमें पता था कि टू टेल टेस्ट की 5% वैल्यू कितनी होती है, 1.96 होती है. ये हमने एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व कैलकुलेट किया था. बट यहाँ पे आपको टी टेबल वैल्यू चेक करनी पड़ेगी, और टी टेबल वैल्यू के लिए आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम चेक करना पड़ेगा, और डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है n-1. जब आप किसी भी वैल्यू को सैंपल से कैलकुलेट करते हो तो सैंपल जो है वो रैंडम सैंपल सिलेक्शन है, वो सारी वैल्यूज नहीं है. तो उसमें एक लिमिटेशन है कि जो लास्ट एलिमेंट है या लास्ट ऑब्जर्वेशन है दैट इज नॉट फ्री टू मूव. तो हम उस केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं कि n में से वो वाली वैल्यू -1 कर देते हैं कि जो उसका इम्पैक्ट है उसको हम खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि लास्ट वैल्यू इज नॉट फ्री टू मूव. अदर वैल्यूज लाइक अगर हमने 3 वैल्यूज सिलेक्ट करनी है तो 3 वैल्यूज हम सिलेक्ट कर लेंगे. 2 तो हम बिना किसी प्रॉब्लम के या बिना किसी लिमिटेशन के सिलेक्ट कर लेंगे, बट थर्ड वैल्यू अगर हमने कोई रिजल्ट तक पहुंचना है तो थर्ड वैल्यू हमारी जो है दैट शुड बी दैट रिमेन्स फिक्स. तो दैट पॉइंट, दैट लिमिटेशन इज क्रिएटिंग ए प्रॉब्लम. तो हम सैंपल के केस में हम डिग्री ऑफ फ्रीडम यूज करते हैं n-1.
तो यहाँ पे ये एग्जांपल से आपको ये मैं समझाने की कोशिश ये कर रहा था कि जब आपका टू टेल टेस्ट है तो अल्फा बाय 2 होगा, और यहाँ पे हमने 10% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लिया है तो अल्फा बाय 2 आपका 0.05 होगा, और आपकी जो सैंपल साइज है वो 3 है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका 2 होगा। तो आपने जो वैल्यू चेक करनी है T.05 के अंदर चेक करनी है, ना कि T.10 के। और रूल आपका वही है Z का, when the calculated value is less than tabulated value do not reject the null hypothesis। यहां तक मैंने बात की थी, अगर किसी को अभी भी डाउट है you can ask। Is it fine? न्यूमेरिकल करेंगे और क्लैरिटी होगी। Is it okay? Yes, sir. Okay, fine. So टू टेल की जैसे Z में हमने वैल्यू लेफ्ट साइड पे नेगेटिव लिखी थी, राइट साइड पे पॉजिटिव लिखी थी, तो जो आपका टी टेबल है बुक में दिया हुआ है या आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हो, तो वो भी वैल्यू आपको एब्सोल्यूट वैल्यू बताएगा। अगर आपका टू टेल टेस्ट है तो लेफ्ट साइड वैल्यू विल बी नेगेटिव, जैसे अभी ये आपको दिख रही है -2.92, और राइट साइड आप लिखोगे तो 2.92। इनसाइड एरिया इज एक्सेप्टेंस एंड आउटर एरिया इज रिजेक्शन। अगर इससे बाहर चले जाती है वैल्यू तो रिजेक्ट हो जाएगी, और अगर इसके नॉन शेडेड एरिया में रहती है तो द H0 विल बी एक्सेप्टेड। सो सिंगल टेल में आपका लेफ्ट टेल और राइट टेल डिसाइड करेगा कि ये वैल्यू नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी। नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल। अब इस एग्जांपल से हमने Z टेस्ट भी डिस्कस किया था, बट माइनर चेंजेस आ गए हैं इस एग्जांपल में। Does an average box of cereal contain 368 grams of cereal? A random sample of 36 boxes had a mean of 372.5 and a standard deviation of 12 grams. Test at 5% level of significance। अब मुझे ये बताओ, यही लैंग्वेज हमने Z में की थी, यही लैंग्वेज हमने यहाँ पे लिखी है, क्या फर्क आ गया बता सकते हो? सर इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन सैंपल का है। हाँ, दैट्स ट्रू। दिस इज द आइडेंटिफिकेशन पॉइंट। तो मैं कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे Z नहीं लगाना, T लगाना है? अगर पिछले एग्जांपल की मैं रेफरेंस दूं तो वहां पे था डज एन एवरेज बॉक्स ऑफ सीरियल कंटेन 360 ग्राम्स ऑफ सीरियल विद स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 15 ग्राम्स, ऐसा कुछ लिखा हुआ था। तो इसका मतलब वो जो इंफॉर्मेशन थी वो पॉपुलेशन के साथ ही अटैच थी, तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन जो था वो नॉन स्टैंडर्ड डेविएशन होने के कारण हमने Z टेस्ट लगाया था। अब ये लाइन जो आपने समझ पा रहे हो, तो इसका मतलब है जो 36 बॉक्सेस हैं उनका मीन 372.5 है और उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन 12 है। तो दैट्स व्हाई दिस इज अ केस ऑफ अननोन स्टैंडर्ड डेविएशन। यहाँ पे क्योंकि नॉर्मल हमें नहीं बताया गया कि वेदर द डेटा इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड और सो, तो हमने 36 के केस में भी हमने टी टेस्ट अप्लाई कर दिया। तो टी टेस्ट हमारा जो है वो अननोन स्टैंडर्ड डेविएशन पे लगेगा। और मैंने ऑलरेडी आपको एक चीज कन्वे की थी कि जब n अप्रोचेस टू इंफिनिटी हो जाएगा t विल बी अप्रोचेस टू z। जैसे जैसे n बढ़ता जाएगा 30 तक तो हम t ही यूज करेंगे, बट जैसे ये 30 से 100 होता है या 100 से 200 होता है या 200 से 1000 होता है, तो हमारी जो वैल्यू है टी की वो ऑटोमेटिकली वैल्यू Z में कन्वर्ट होती जाएगी। अगर आप टेबल्स को ध्यान से देखोगे तो 120 पे अगर आपका सैंपल साइज 120 है तो 5% टू टेल वैल्यू इज 1.96। तो ये वैल्यू ऑटोमेटिकली T विल बी कन्वर्टेड इनटू Z। तो इस बात का ध्यान रखना है कि अगर सैंपल साइज बढ़ता जा रहा है तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम T बोलें उसको या Z बोलें, प्रैक्टिकली देयर इज नो डिफरेंस। लिखने के लिए हम T और Z लिख देंगे उसको, बट उसकी कोई रेलेवेंस चेंज नहीं हो जाएगी अगर हम उसको Z भी कह देंगे या T कह देंगे, क्योंकि उसकी जो क्रिटिकल वैल्यू है वो 1.96 हो जाएगी, चाहे आप T टेबल से चेक करो चाहे Z टेबल से चेक करो। फाइन, बट ये अगर स्मॉल सैंपल है तब ये डिसीजन लेना बड़ा क्रूशियल है कि हम T यूज करें या Z यूज करें। सो hypothesis will be mu will be equal to 368 and mu will not be equal to 368.
डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 36 माइनस 1 35। अगर आपके पास टेबल्स हैं तो आप प्लीज इसको चेक कर लो। ये वैल्यू जो आपकी चेक होगी वो T.025 के अंडर चेक होगी। 35 के सामने ये लिखा होगा 2.030। इट्स ऑलमोस्ट 2। 2.03 का मतलब है ऑलमोस्ट 2। तो 1.96 और 2.03 में कितना डिफरेंस है बता सकते हो? कितना डिफरेंस है? 0.07 का। बात समझे कि नहीं? ये सैंपल साइज बड़ा है, 30 से ज्यादा है, तो ये वैल्यू 2.03 है। और आपको पता है z की वैल्यू 5% पे 1.96 होती है, तो इसका मतलब सिर्फ डिफरेंस कितने डेसिमल पॉइंट्स का रह गया? 0.07 का। सो जैसे जैसे इसको 40 पे जाओगे, 50 पे जाओगे, 100 पे जाओगे, दिस वैल्यू विल बी 1.96। अब t का फॉर्मूला हमने लगा दिया, x बार माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड एविएशन बाय n अंडर द रूट 372.5 माइनस 368 बाय 12 अंडर द रूट n व्हिच इज 36। और आपकी ये जो वैल्यू आ गई दैट इज 2.25। 2.25 विल बी कंपेयर विद 2.030। तो ये पॉजिटिव है, दिस फॉल्स इन द रिजेक्शन रीजन, यहाँ पे आएगा 2.25। So 2.25 in the rejection region. So therefore we reject the null hypothesis. Rejecting the null hypothesis means there is evidence that the population average is not 368. Its average is not 368. बच्चे इसमें कोई डाउट है तो बेटा पूछ लो। Is there any doubt? No, sir. सर ये 2.030 कैसे आई है? बेटा टी टेबल देखो, टी टेबल है आपके पास? यस सर। आप देखो उसमें 35 डिग्री ऑफ फ्रीडम को 0.025 के अंडर मिली वैल्यू। सर इसमें 29 तक ही है सर। हाँ जी। सर इसमें 29 तक की है, 35 दे नहीं फिर रहा बेटा जो दूसरा टेबल यूज करो जो 120 तक हो। ओके सर, एक सेकेंड। राइट। 35 पे देखनी है। 29 पे क्या है वैल्यू? 29 पे एक सेकेंड यार, 35 क्या है वैल्यू 29 पे बेटा? एक सेकेंड सर, एक सेकेंड। 35 35 35 सर मेरे को ये वाला टेबल देखना नहीं आ रहा सर, मैंने ये 29 तक वाले टेबल से ही देखना सर आता है मेरे को। बेटा फिर ये तो आपको देखना पड़ेगा। अगर कोई वैल्यू n 29 हो जाती है तो फिर आप कैसे करोगे उसको? सर मैं टेबल आपको सर निकालता हूँ सर टेबल। नेट से, एक सेकेंड। हाँ सर टेबल निकालना पड़ेगा, वो टेबल निकालता हूँ सर, बड़ा वाला सर। इसे 29 से इसमें 35 तक है जिसमें सर। 29 से क्या कह रहे हैं? सर मेरा टेबल पूरा नहीं है सर, तो मैं टेबल एक बार निकाल रहा हूँ नेट से। अच्छा निकाल लो। डिमांड एक सेकेंड, क्या चक्कर है इसका? हाँ ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। सर इसकी
0.25 पे। सर मिल गया सर, ओके सर, आ गया सर समझ। हाँ सर आ गया समझ। ठीक है बेटा। So now this is the next example. Now in this case, you work for some company, a manufacturer of detergent claims that the mean weight of detergent is 3.25. You take a random sample of 64 containers. You calculate the sample average to be 3.238 with standard deviation 0.117 at 1% level of significance. Is the manufacturer correct? So we will be constructing set of hypotheses that it is equal to 3.25 and it is not equal to 3.25. Alpha is 1%, degree of freedom is 63. So because it is 1%, it is a two-tail test. So 0.01 divided by 2 is 0.005 on the left-hand side and on the right-hand side. So the value from the table at 63 or near to 63 is 2.656. So this value is compared with your calculated value of t, which is based on the formula x bar minus mu by standard deviation upon n under the root, and by using the data, your t value is minus 0.82, which falls in the acceptance region. Therefore, do not reject at 1% level of significance. And we conclude there is no evidence that the average is not 3.25 because it falls in the acceptance region. We do not reject the null hypothesis and we conclude that the average is equal to 3.25. This is okay? Anyone having any doubt? No, sir. Fine. Now, in this case, now let us talk about one-tail test. There is no change in the formula. Formula remains the same. The only change will come in the construction or framing the hypothesis. Is the average capacity of batteries at least 140 amperes hours? A random sample of 20 batteries had a mean of 138.47 and standard deviation of 2.66. Assume a normal distribution test at 5% level of significance. So here they are talking about at least 140. So at least 140 means equal to and greater than 140. So equal to and greater than is your statistical question. So it has equal to sign. So that's why this comes in the null hypothesis. And your alternative hypothesis will be less than 140. ये जो आपने equal to देख रहे हो, इसको आप greater than or equal to 140 भी लिख सकते हो, but हमारा equal to लिख के भी हमारा purpose solve हो रहा है. तो इसको alternative क्या होगा? Less than 140. We are using 5% level of significance. Degree of freedom is 19. और critical value आपने एक side की check करनी है, तो आपका जो t value होगी that will become
from 0.05. इसको divided by 2 करके 0.025 नहीं करना, क्योंकि it's a single tail test. So the value for the single tail for 5% is 1.729. Because it is a left tail, so the sign is on the left hand side. That's why it is negative. और जब आप t फॉर्मूला यूज करोगे, x bar minus mu upon standard deviation by n under the root, your find this is बेटा किसी पॉइंट में डाउट है तो पूछ लो। सर हमें पता कैसे चलेगा कि हमें 2 टेल टेस्ट अप्लाई करनी है या 1 टेल? बेटा एटलीस्ट वर्ड क्या है? ओके सर, नॉट इक्वल टू तो नहीं कहा हमें ना? यस सर, ओके। और इक्वल टू भी नहीं कहा, उन्होंने कहा एटलीस्ट 140। तो एटलीस्ट 140 ने हमें क्या बताया कि या तो इक्वल टू 140 होगा या ग्रेटर देन 140 होगा। सो इक्वल टू एंड ग्रेटर देन 140 आपका स्टैटिस्टिकल क्वेश्चन बन गया। क्योंकि इसमें इक्वल टू साइन है, इसलिए ये नल हाइपोथेसिस में चला गया। तो जब ये नल हाइपोथेसिस में ग्रेटर देन और इक्वल टू 140 आ गया, तो इसका ऑल्टरनेटिव लेस देन 140 ही बनेगा, एंड दैट्स व्हाई दिस इज अ सिंगल टेल। यस सर। अब कई बार क्या होता है कि आपके पास रॉ डेटा आ जाता है, जैसे कि ये क्वेश्चन है, यू आर ए मार्केटिंग एनालिस्ट फॉर Walmart. Walmart had teddy bears on sale last week. The weekly sales of bears sold in 10 stores was 8, 11, 0, 4, 7, 8, 10, 5, 8, 3. At 5% level of significance, is there evidence that the average sales per store is more than 5? तो इसका मतलब more than 5 तो आपका statistical question बन गया, mu is more than 5, ये तुम्हारा statistical question बन गया। बट क्वेश्चन में 10 स्टोर्स की वैल्यू है, तो n आपका 10 है। इसमें यहाँ पे ना तो x बार दिया गया है, ना आपको स्टैंडर्ड डेविएशन सैंपल की दी गई है। तो अब क्या करोगे आप बताओ? एनीवन? क्या किया जाएगा इसमें? बोलो बेटा, कुछ तो आइडिया। We will find the mean from this raw data. Okay. What is the formula of mean? कौन सा फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पे मीन का? Sum of all these values upon n. Sum of x by n. और क्या करना पड़ेगा हमें? बोलो बेटा, और क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा इसमें? स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन, ओके। सो स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या फॉर्मूला होगा, याद है? सम ऑफ x माइनस x बार होल स्क्वायर बाय n। और आपको ये बता दूं, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में जब हम सैंपल से कैलकुलेट करते हैं तो ज्यादातर आपने बुक्स में देखा होगा उसको n-1 कर देते हैं। तो यहाँ पे भी ये कॉन्सेप्ट वही लगेगा। टू ओवरकम द इम्पैक्ट ऑफ द एक्सट्रीम आइटम, we will be calculating the value of standard deviation from n-1 instead of n. तो जब आप स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर रहे हो
और आपने इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में उसको यूज करना है, तो यहाँ पे आप n-1 कर दोगे, फाइन। और जब आप ये सॉल्व करोगे, you will be getting the value of mean, and that value is 6.4, and sample standard deviation is 3.373. अब ये मैं मान के चल रहा हूं, तो मैं मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन तुम लोग कैलकुलेट कर पाओगे, ठीक है। सो क्योंकि तुम्हारा स्टैटिस्टिकल क्वेश्चन था ग्रेटर देन 5, तो ऑल्टरनेटिव इसका क्या बन जाएगा, लेस देन और इक्वल टू 5 या फिर इक्वल टू 5। Because it is a single tail test, degree of freedom is 9, alpha is 5%, and the 5% value, because it is a right tail test, the 5% value at 9 degree of freedom is 1.833. You will be calculating the t value, and t value is 1.31. So 1.833 is compared with 1.31. तो ये small value है, it falls in the acceptance region. So do not reject the null hypothesis. Do not reject the null hypothesis means there is no evidence that the average is more than 5. There is no evidence that the average is more than 5. Any doubt, any point you want to ask? Is there any doubt? No, sir. Okay. Now the next is third part. अभी टी टेस्ट का एक पोर्शन रहता है, बट क्योंकि ये कॉन्टिन्यूटी में है, पहले हम Z खत्म कर दें, फिर आपको दोबारा से मैं टी का एक पोर्शन समझाऊंगा। Z test of proportion. Z test of proportion means when the data is qualitative. So generally we have a quantitative data or qualitative data. क्वांटिटेटिव डेटा में तो हमने मीन वाला कॉन्सेप्ट लगा दिया, बट बात आती है क्वालिटेटिव डेटा की। When you have a qualitative data, you have data like gender, you have quality like qualification, preference, habits. In that case, we have the information in the form of qualitative data. And whenever we have a qualitative data, we have a data of some success or failure in terms of percentage. So in that case, we are not able to use a mean concept. In that case, we will be using a concept of proportions, right? जैसे कि मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल बताऊं कि किसी होटल में विजिटर्स जाते हैं, रहते हैं, तो हम उनका फीडबैक देखना चाहते हैं कि whether they will visit again or not. तो विजिट अगेन, रीविजिट, अगर मैं क्वेश्चन डालता हूं सब विजिटर्स को, तो दे विल आंसर यस नो। ब्रॉडली जो आंसर्स होंगे यस और नो आएंगे। तो 100 लोग अगर लोगों से मैं पूछता हूं और 40 यस करते हैं और 60 नो करते हैं, सो दिस टाइप ऑफ डेटा इज कॉल्ड एज ए क्वालिटेटिव डेटा। और we can say that on qualitative data we will be using the concept called proportions. So proportion involves qualitative variables, fractions or percentage of population in a category. If two qualitative outcomes, binomial distribution possesses or do not possess the characteristic. जब भी आप किसी भी क्वालिटेटिव डेटा को मेजर करोगे, या तो सक्सेस होगी या फेलियर होगी, and probability of success is equal to number of successes divided by sample size. तो अगर आपने उसको प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करना है, तो आपका जो कैलकुलेशन होगी that will be x upon n, number of successful cases divided by total number of cases. और यहाँ पे ये थोड़ा सा सिंबॉलिक गैप है, तो इसको मैं इजीली लिखने लगा हूँ। z is equal to, जो इसका फॉर्मूला होगा, p minus capital P upon pq by n under the root. अब स्मॉल p क्या है? दिस इज सैंपल
proportion. कैपिटल P क्या है? It is population proportion. ठीक है? Capital P is probability of success in population and small p is probability of success in sample, right? So ये आपका जो फॉर्मूला हमने मीन का किया था x बार माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड एविएशन बाय n अंडर द रूट, प्रोपोर्शंस में जाकर ये फॉर्मूला बनेगा स्मॉल p इनटू कैपिटल P बाय pq बाय n अंडर द रूट. तो इन्होंने p कैप और P से डिनोट किया हुआ है. तो हमारे पास, क्योंकि हमारे पास स्मॉल p और कैपिटल P को हम क्लियरली डिस्टिंक्ट कर सकते हैं स्मॉल लेटर से और कैपिटल लेटर से, तो हम स्मॉल p एंड कैपिटल P यूज करेंगे. नाउ इन केस ऑफ Z टेस्ट, again the sample size should be greater than or equal to 30. ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है. या फिर हम ये कहते हैं कि NP जो है that will be greater than or equal to 50 and NQ will be greater than or equal to 15. अब इसका क्या मतलब है? अगर आपकी P वैल्यू 0.5 है तो ऑटोमेटिकली Q वैल्यू आपकी 1 माइनस 0.5 है, तो वो भी क्या होगी? 0.5. तो अगर इसका आप NP कैलकुलेट करोगे तो अगर n आपका मिनिमम 30 है, क्योंकि प्रोपोर्शंस के केस में आपको मिनिमम 30 सैंपल साइज रहेगा ही रहेगा, सो दिस इज 30 into 0.5, दिस इज 15. NQ कैलकुलेट करोगे तो वो भी 30 into 0.5 is 15. तो आपकी ये जो कंडीशन है दिस विल बी फुलफिल्ड. बट अगर आपकी P की वैल्यू 0.6 हो जाती है तो 30 into 0.6 NP आपका 18 तो हो जाएगा. फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो जाएगी, बट आपकी सेकंड कंडीशन जो है 0.4 के साथ 12 रह जाएगी, दैट विल नॉट बी फुलफिल्ड. तो इस केस में आपका जो सैंपल साइज है वो 30 से ज्यादा चाहिए, सो दैट NQ विल आल्सो बी इक्वल टू और ग्रेटर देन 50. तो ये सैंपल साइज आपको चेंज करना पड़ेगा if P is not equal to Q. If P is not equal to Q. If P is equal to Q, which means that P is equal to Q is equal to 0.5, then N can be 30. फिर 30 से N आपका चल जाएगा. बट जैसे ही P और Q की आपस में रिलेशन वैल्यू चेंज हुई, P is different from Q, तो आपको सैंपल साइज उसके अकॉर्डिंगली चेंज करना पड़ेगा. जैसे जैसे एक वैल्यू कम होती जाएगी, यू हैव टू इंक्रीज द सैंपल साइज मोर एंड मोर. इज इट ओके? ये इंट्रोडक्शन इसकी क्लियर है आपको? Yes, sir. Now the numerical is the percentage packaging system produces 10. Using a new system, a random sample of 200 boxes had 11 defects. Does the new system produce fewer defects? Test at 5% level of significance. हमारा जो existing packaging system है उसमें जो defects हैं वो 10% होते हैं. तो जो आपका capital P है that is 0.10, 10% है. हमने new system का random sample लिया 200 boxes का, और हमें पता चला कि उन 200 में से 11 डिफेक्टिव है. तो स्मॉल p हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमारा फेवरेबल केस क्या है? नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस. सो 11 by 200 इज योर स्मॉल p. तो ये हम कैलकुलेट करेंगे स्मॉल p यहां से, और ये चेक करेंगे कि क्या नए सिस्टम में डिफेक्ट्स कम है या नहीं at 5% level of significance. So यहाँ पे तुम्हारा statistical question क्या है? P is less than 10%. P is less than 10%. तो ये किस में आ जाएगा? Alternative hypothesis में. और equal to 10% आपका किस में चला जाएगा? Null hypothesis में. Degree of N यहाँ पे 200 है, बहुत बड़ा sample size है आपका, और 5% level of significance है. और आपको पता है single tail जो Z की वैल्यू है, क्रिटिकल वैल्यू है, दैट इज 1.645.
क्योंकि लेस देन है तो लेफ्ट टेल है, तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या होगी, -1.645 और -1.65। तो z का फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, z इज इक्वल टू स्मॉल p इंटू कैपिटल P बाय PQN अंडर दी रूट। तो 11/200 आप इसको अगर चेक करोगे, दिस इज 0.055, 0.11/200 minus 0.10 divided by PQ. P is a capital P which is population proportion और वो है 10%, 0.10। तो Q कितना हो जाएगा, 1 minus 0.10 which is 0.90 divided by 200 under the root, and your value comes out to be -2.12। इसको हम -1.65 से कंपेयर करेंगे, it falls in the rejection region, so we reject the null hypothesis, and there is an evidence that new system has less than 10% defective item. They have less than 10% defective items. ये clear है बेटा? Anyone having any doubt? Is there any doubt, beta? No, sir. Your accounting manager, a year-end audit showed 4% of transaction had errors. You implement new procedures. A random sample of 500 transactions had 25 errors. Has the proportion of incorrect transaction changed at 5% level of significance? तो यहाँ पे भी एक सिस्टम जो पुराना चल रहा है उसकी ट्रांजैक्शंस हमें पता लग रही हैं कि 4% डिफेक्ट्स आते हैं। हमने एक रैंडम सैंपल 500 ट्रांजैक्शंस का लिया जिसमें हमें 25 एरर्स मिले, एंड नाउ वी वांट टू चेक whether there is a change or not. So whether it is 4% or it is not 4%, this is our question, and we will be having a critical value in case of two-tailed test, which is 1 point plus minus 1.96. Z हमने कैलकुलेट कर लिया क्योंकि स्मॉल p हमारा कैलकुलेट होगा 25/500, so it is 0.05. 0.05 minus 0.04 divided by PQ, which is 0.04 into 0.96 divided by 500, और ये वैल्यू आपकी आ गई 1.14. It falls in the acceptance region. Do not reject the null hypothesis, and we have concluded that the evidence that the mistakes are equal to 4%. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. So that's it for today. See you tomorrow. You can practice